गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ये किस टाइप का प्रेशर होता है, कहां पे लगता है और इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट वेपर प्रेशर। व्हाट आर द वेपर प्रेशर। तो अगर हम समझना चाहें वेपर प्रेशर को, जस्ट वी हैव टू टेक अ लिक्विड इन अ कंटेनर। अगर हमने इस कंटेनर में लिक्विड ले लिया है, कोई भी लिक्विड भर लिया, तो अब मुझे बताइए क्या ये लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है या नहीं। इसका इवेपोरेशन होता है या नहीं। जाहिर सी बात है, अगर लिक्विड है, किसी भी कंटेनर में भरा हुआ है कोई भी लिक्विड है, अगर वो वेपराइजेशन होने वाला लिक्विड है, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड है जिसका वेपराइजेशन हो सकता है, तो वो डेफिनेटली वेपराइज करेगा, इवेपोरेट होगा, यानी इवेपोरेशन उसका होगा, क्योंकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। अगर इस कंटेनर को हम ढक दें, इस कंटेनर को हम ढक दें ढक्कन से, तो अब हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे इसका इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो इसके वेपर्स कलेक्ट होंगे ऊपर, यहां इसके वेपर कलेक्ट होंगे, वेपर कलेक्ट होंगे। एंड आफ्टर सम टाइम ये वेपर कलेक्ट होकर के नीचे लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम ये कुछ देर बाद बैक होकर के इसी लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस एक्सर्टिंग प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। इसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देंगे। बट देयर इज अ कंडीशन। कब? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद। जब ये वेपर्स यहां कलेक्ट हो गई, तो ये वेपर्स वापस से इस लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर लगाएंगी, यानी कि कंडेंसेशन नाम का एक प्रोसेस होगा। यानी कि जब ये इवेपोरेट कर रही थी तब तो लिक्विड के वेपर ऊपर जा रहे थे, और जब ये वेपर कंडेंस होकर के ऊपर इकट्ठी हो गई तो ये वापस से कंडेंस होकर के नीचे लिक्विड सरफेस पर गिरेंगी। तो जैसे ही लिक्विड के ये गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, देन उसी टाइम उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देंगे, क्योंकि ये वेपराइज फॉर्म में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है सॉल्यूशन लिक्विड पर, तो इस तरह से हम उसको वेपर प्रेशर का नाम देंगे। ये कब होता है? जब इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाए। इसी कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन वुड बी इक्वल, देन इट इज सेड टू बी व्हाट? इक्विलिब्रियम। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बाद जो ये प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर लिक्विड सरफेस पर, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब इसी वेपर प्रेशर को हमें सॉल्यूशन में देखना है और सॉल्यूशन में इसे हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मेरे पास ये एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यहां पे एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेरे पास भरा हुआ है और इसे मैंने ढक दिया, इसे मैंने यहां ढक दिया। जैसे ही मैंने इसे ढका
तो मैं क्या देखूंगा, मैंने इसे जैसे ही यहां ढक दिया तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इसे ढका तो यहां मैं देखूंगा कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, अगर ये सॉल्वेंट हैं, मुझे सॉल्यूशन बनाने के पहले एक लिक्विड चाहिए होगा, जिस लिक्विड में हम किसी दूसरे लिक्विड को या किसी दूसरे सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जैसे ही हम देखेंगे तो यहां से ये लिक्विड का मॉलिक्यूल्स वेपराइज होगा। अगर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो इस सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल मुझे दिखाई देंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, कौन से होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। तो अब ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर के ऊपर जाएंगे, और इवेपोरेट होकर के जैसे ये ऊपर जाएंगे और वापस ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर होगा, किसी भी सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर। बट व्हेन वी मिक्स्ड इट विद अ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल से इसको हम मिक्स कर दें, यानी अब अगर हम सोल्यूट मॉलिक्यूल का देखें तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें यहां पे अगर हम इसमें एडिंग सोल्यूट, यानी अब ये हो गया सॉल्यूशन का कंटेनर, ये सॉल्यूशन का कंटेनर हो गया। जैसे ही हमने इसमें सॉल्यूशन का कंटेनर भरा, अब मुझे सरफेस पर दोनों ही मॉलिक्यूल्स दिखाई देने लगेंगे, यानी अब अगर ये वेपर बनेंगी तो इधर वेपर बन रही हैं सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, दोनों की। यानी अब मुझे यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही के वेपर्स दिखेंगे। मुझे बताइएगा, जब ये प्योर सॉल्वेंट था, यानी कि प्योर सॉल्वेंट था, जब मैंने इसे सॉल्यूशन नहीं बनाया था, तो इसमें किसका वेपर प्रेशर देखने को मिला, सॉल्वेंट का। जैसे ही मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूंगा, अब यहां पे अभी तक सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे थे, इवेपोरेट हो रहे थे। अब यहां पे सॉल्यूशन बनने के बाद, यानी कि ये एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन बनने के बाद यहां पे ये उस केस में ले रहे हैं जिस केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इवेपोरेट हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं यहां सरफेस पर सोल्यूट के साथ साथ कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, सॉल्वेंट के। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट है तो दोनों ही के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे, और जब दोनों ही के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे तो इसमें और इसमें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, यहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे प्रेजेंट थे, सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तो यहां वेपर प्रेशर ज्यादा था। और यहां पे सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सरफेस पर, तो यहां पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सरफेस पर कम हो जाता है। यानी इस सरफेस पर अब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ने ही स्पेस कवर कर रखा है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहां पे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल था, इस पर चारों तरफ से फोर्सेस इक्विवेलेंट फोर्स लग रहे हैं, पर जैसे ही ये सरफेस पर पहुंचता है, सरफेस पर पहुंचने के बाद इस पे नीचे की तरफ से फोर्स लगता है, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये ऊपर की तरफ इवेपोरेट कर जाते हैं, यानी सरफेस छोड़ करके बाहर एटमॉस्फेयर में यानी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या सोल्यूट दोनों के ही वेपर प्रेशर अपने यानी कि कंपोनेंट फेज में वेपर प्रेशर से कम होंगे, यानी किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में कमी आएगी।
हालांकि ये चीजें आगे आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि सॉल्वेंट में जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया तो इसमें सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट और सोल्यूट के वेपर प्रेशर में कमी आती है। ये चीज आगे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। बहरहाल वेपर प्रेशर को हमने यहां समझ लिया कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है। वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें अगर वेपर प्रेशर समझ में आ गया तो हम इसे राउल्ट्स लॉ के थ्रू समझते हैं। यानी अब हमें जरूरत पड़ेगी एक लॉ की जिसे हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें राउल्ट्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया कि किसी भी वेपर प्रेशर में, किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किस कंडीशन में, जैसे कि मान लिया मैंने ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होता है। पहली चीज तो हम इसको बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरी चीज इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट ऑलवेज कैसा है, एक वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है अगर कोई लिक्विड इवेपोरेट होने की कैपेसिटी रखता है, यानी इवेपोरेट हो सकता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम, ऐसे मैटर को हम लोग वोलाटाइल मैटर कहते हैं या वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। अब अगर हम सॉल्वेंट को यहां पे वोलाटाइल कह रहे हैं तो यहां पे सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है। अब मैं अगर सोल्यूट पार्टिकल की बात करूं तो सोल्यूट पार्टिकल में क्या देखता हूं कि सोल्यूट पार्टिकल वोलाटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वोलाटाइल भी हो सकते हैं। अब अगर जरा थोड़ी सी इस बात पे ध्यान दें आप, तो सोल्यूट अगर वोलाटाइल होगा तो वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर सोल्यूट वोलाटाइल हुआ तो वो वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, यानी इवेपोरेट नहीं हो सकता, तो फिर वो सॉल्यूशन के केस में, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद उसके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। तो अगर हम वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के समझना चाहें तो जरा सी इस बात पे जरा ध्यान दें कि अगर ये मेरे पास सॉल्यूशन है जो मैंने ले लिया है, तो राउल्ट ने इतना कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां मैंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया है तो P ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द chi ऑफ सॉल्वेंट। P ऑफ सॉल्वेंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और chi ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन लगाएंगे, इतनी सी बात है। अभी आगे हम इसको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेंगे आराम अच्छे से। तो इसको हम देखते हैं, राउल्ट्स लॉ समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ है क्या। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, क्या है राउल्ट्स लॉ? तो राउल्ट्स लॉ हमें सिर्फ इतनी बात कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट ने हमें सिर्फ इतनी बातें बोली, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर। मैं पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों कह रहा हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो सकते हैं,
तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही वेपर प्रेशर अलग अलग काउंट होंगे। तो अब अगर किसी सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। तो अब अगर सॉल्यूशन में है तो दोनों के ही जो वेपर प्रेशर होंगे वो एक पार्शियल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसी तरह से वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर की तरह बिहेव करेगा। क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट, volatile component, a volatile component over a solution is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component in the solution। यानी किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी सी बात राउल्ट ने हमने कही। तो अब देखते हैं जरा राउल्ट के हिसाब से, अगर हम सॉल्यूशन ले लें, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गए और ये सोल्यूट मॉलिक्यूल हो गए। ये है सॉल्वेंट जिसे हम ए से डिनोट कर लें, ये है सोल्यूट जिसे हम बी से डिनोट कर लें। अगर हम वेपर प्रेशर काउंट करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसका PA, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा PB। तो राउल्ट के हिसाब से PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA एंड राउल्ट के हिसाब से PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PB। PA is the partial vapor pressure of solvent, PB is the partial vapor pressure of solute। तो इस तरह से हम देखते हैं कि partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हम देखेंगे कि PA is equals to P naught A XA and PB is equals to P naught B XB। अच्छा, P naught A और P naught B क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये भी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B और ये प्योर कंपोनेंट A है। तो अब राउल्ट के हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू द राउल्ट P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। राउल्ट के हिसाब से P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू PA एंड PB। तो अब राउल्ट के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। राउल्ट के हिसाब से ये हो जाएगा। एज वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 1 माइनस XB इज इक्वल्स टू XA, XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू
P नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स ए की जगह पे रख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट ए P नॉट बी एक्स बी। अब क्या कर सकते हैं, यही इज इक्वल्स टू हो जाएगा P नॉट ए प्लस P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। दैट इज फॉर व्हाट, P ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड राउल्स लॉ। इसी को हम राउल्स लॉ कहते हैं। ये हो गया हमारा राउल्स लॉ। यानी राउल्ट ने कहा था कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी अगर हम इसको एक ग्राफ से समझें, ये है एक्स चाई यानी ये मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर, तो हम क्या समझेंगे, ये इसका जो ग्राफ जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी यहां पे कहीं पे अगर ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है तो वो यहीं तक जाएगा 1 तक। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, P नॉट। सॉल्यूशन बनने के पहले किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मैटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मैटर। तो इस तरह से हम राउल्ट लॉ को समझते हैं। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर 2 चीजों पर डिपेंड करता है, पहली टेम्परेचर और दूसरा व्हाट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के नेचर पर, सॉल्वेंट सॉल्यूट या सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे कह सकते हैं हम, factors affecting vapor pressure। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होगा। पहली चीज तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा चीज नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर मेरे पास लिक्विड है यानी एक वोलाटाइल लिक्विड है तभी तो वो वेपर प्रेशर शो करेगा। वोलाटाइल लिक्विड है तो ये वोलाटाइल लिक्विड हमारे पास 2 कंडीशन 2 तरीके की होती हैं, एक होगा लेस वोलाटाइल और वो दूसरा होगा मोर वोलाटाइल। एक होगा लेस वोलाटाइल और दूसरा होगा मोर वोलाटाइल। कैसे हम लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल को पहचानेंगे, जो अगर मान लीजिए अगर किसी भी सब्सटेंस में वोलाटिलिटी यानी अगर कोई एक प्योर कंपोनेंट है ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर कम है, अगर ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको तोड़ना आसान होगा, और जब इसको तोड़ना आसान होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अगर ए और ए के बीच या बी और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका वाइस एंड वर्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये
दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, ये किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, या करेगा? देखिए, इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता कि किस कंटेनर में वो रखा हुआ है, उस पर वेपर प्रेशर का कोई डिपेंडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑन द वेसल इन विच द लिक्विड टेकन, उस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे कह सकते हैं इसको हम? अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए कोई लिक्विड है मेरे पास, मैं इसको इवेपोरेट कर रहा हूं, तो पहले चीज तो हम समझ लें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। यानी अगर मैंने कोई लिक्विड लिया और इस पर एक पिस्टन लगा दिया, बाहर का प्रेशर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का, यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिक्विड को बॉईल करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट तो मेजर करने के लिए इसको बॉईल करना पड़ेगा, नहीं, इसको हीट देना पड़ेगा। हीट देंगे तो ये इवेपोरेट होगा, पिस्टन लगा के इसको हमने दबा रखा है, इवेपोरेट होगा तो क्या होगा कि ये लिक्विड अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये लिक्विड बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और आफ्टर सम टाइम ये लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। कुछ देर बाद पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, यानी अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहां पे कुछ 70 डिग्री पर, ये रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के लिए हमने जो भी इस पर हीट सप्लाई किया और इस टेम्परेचर पे पहुंच गया, जिस टेम्परेचर पे इसके लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो गया, उस प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं व्हाट, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी अब इस टेम्परेचर पर इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, तो इस तरह से हम इसको, इस टेम्परेचर को नाम देंगे उसका पर्टिकुलरली बॉइलिंग पॉइंट। अब हम कैसे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर के इनवर्सली कैसे प्रोपोर्शनल हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट हीट करने के बाद जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, तो अगर कोई सब्सटेंस लेस वोलाटाइल है या जल्दी इवेपोरेट नहीं करता है, तो उसको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब हम ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तब जाके कहीं वो वेपराइज हो पाएगा। इसके ऑपोजिटली अगर हम देखें, कोई चीज, कोई सब्सटेंस अगर मोर वोलेटाइल है, तो उसको कम हीट दे करके ही हम वेपराइज कर सकते हैं, यानी उसको कम हीट देने से ही उसका वेपर प्रेशर आसानी से निकल आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, वेपर प्रेशर। अब राउल्ट लॉ से हमने एक चीज सीखी, और वो चीज क्या सीखी है, यानी राउल्ट लॉ हमें कहता है कि P ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट A 1 माइनस XB एंड प्लस P नॉट B XB, या इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P ऑफ सोल्यूशन
इज इक्वल्स टू व्हाट, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स पी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ही हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो हम इसके बीच में एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, सबसे पहली बात तो राउल्ट लॉ किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। यानी आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं। तो आइडियल गैसेस वो होती हैं जो कि गैसेस लॉ को फॉलो करें। इन द सेम वे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट लॉ एट एंटायर द कंसंट्रेशन। जो सारे कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे, ये ग्राफ है। अगर हम यहां लिख दें मोल फ्रैक्शन यानी कि चाय, और यहां लिख दें वेपर प्रेशर जो इंक्रीज कर रहा है इस तरफ और ये इंक्रीज कर रहा है इस तरफ। और जैसे ही हम इसको देखेंगे ये क्या दिखेगा, यहां पे एक्स ए इज इक्वल टू हम 1 लिखते हैं और एक्स बी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। यानी यहां पे ये इसका प्योर कंपोनेंट है तो इसकी जो ए की वैल्यू होगी वो 1 होगी। और यहां पे ये धीरे धीरे अगर हम इस ए में बी को मिलाते जाएं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ए वुड बी 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पे 0 हो जाता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहां पे 1 हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, मान लो यहां पे प्योर कंपोनेंट है पी ए, इसका कुछ वेपर प्रेशर यानी एक्स ए का वेपर प्रेशर यहां पे होता है पी नॉट ए इन द प्योर स्टेट, और इन द केस यहां अगर हम इसकी बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी यहां पे होगा, मान लो क्या, पी नॉट बी। चलिए यहां पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इस कंडीशन में आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, ये है पी नॉट ए, अरे भाई मान लिया हमने यहां पे ज्यादा है, यानी हमने यहां पे ये कह लिया कि पी नॉट बी का वेपर प्रेशर पी नॉट ए से ज्यादा है, प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसको यानी पी नॉट ए पी नॉट बी को मिला दें, इससे एक्स बी को पी नॉट बी से मिला दें। ये प्योर कंपोनेंट की बात है और पी नॉट ए को एक्स ए से मिला दें। ये हो गया प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और ये हो गया इसके कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। दोनों के प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अलग अलग हो गया। यानी अब अगर निकालना चाहें पी ऑफ द सॉल्यूशन, तो पी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। पी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमें इसे यानी कि पी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए पी ए प्लस पी बी को ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर हम यहां पे पी ए मान लेते हैं, पी ए
और यहाँ पे PV मान लेते हैं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी PA और PB दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। इसका मतलब क्या है, ये है PB और ये है PA। ठीक है, ये है PA और ये है PB। PA के लिए है और ये PB के लिए। तो अब हम क्या देख सकते हैं, दैट इज फॉर व्हाट, P ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। यानी कि यही हम कह सकते हैं कि ये है P0 A XA प्लस P0 B XB। दिस इज द राउल्ट लॉ। इसी को हम लोग राउल्ट लॉ कहते हैं। दिस वाज द ग्राफ फॉर राउल्ट लॉ। इसी को हम लोग राउल्ट लॉ के नाम से जानते हैं। यानी अब अगर हम इस ग्राफ को पढ़ना चाहें तो मान लो यहां पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने यहां ले लिया और इसको हमने मैच कर दिया। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बशर्ते। अगर इस पॉइंट को ये यहां मैच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस टेम्परेचर, इस पॉइंट पर इसका यानी XA का जो वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा और यानी कि PA का होगा। और इस पॉइंट पर यानी PB का वेपर प्रेशर ये होगा। चाहे आप इधर से मिला लें, चाहे आप उधर से मिला लें। और इस पॉइंट पर आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, सोल्यूशन का होगा। इस पॉइंट पर अगर आप देखना चाहें तो वेपर प्रेशर यहाँ पे दिख सकता है। इस पॉइंट पर यहाँ पे ये इस लाइन को कट कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये सोल्यूशन है अगर यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके वेपर प्रेशर को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमने क्या देखा कि ये राउल्ट लॉ का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट लॉ एट ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स पर, हर एक कंसंट्रेशन पर अगर वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आज के लिए यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड समथिंग अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की कैलकुलेशन। यानी राउल्ट लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में कोई भी सॉल्यूशन कैसे जाता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है।